आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी और इस मंच पर बैठे हुए महागठबंधन के सारे साथीगण, सबको मैं प्रणाम करता हूं। देवियों, सज्जनों, शिक्षक नेताओं, मित्रों, हमारे साथ काम करने वाले हमारे वरिष्ठ साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, अधिवक्ता भी बैठे हुए हैं, समाज के हर कोने से जो नेता हैं, जागरूक लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, चंपारण की धरती का अपना इतिहास है, वे सब लोग आए हुए हैं। सब पर हमारी निगाह है, सबको मैं प्रणाम करता हूं बार बार। ये बात ठीक है कि 12 तारीख को हमें निर्णय लेना था कि 13 को मेरा जन्मदिन है, तो मैं छपरा रहूं कि यहाँ रहूं। मुझे चंपारण ही अच्छा लगा, आप ही के बीच रहना अच्छा लगा। मित्रों, आप लोगों ने जो प्रेम, स्नेह और जो समर्थन दिया है, उसके एवज में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। प्रेम के अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता। आपने मेरे मन में छपरा में रहने के कारण हर चुनाव में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की कहानी सुनने को मिलती थी। उसका सामना भी मैं करता था, उसको समझने की कोशिश करता था। और जो राज्य स्तर के बड़े नेता थे, हमारे माननीय नीतीश जी, माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय जगन्नाथ मिश्र जी, माननीय बिंदेश्वरी दुबे जी और छपरा के सभी पार्टियों के राजनेता अक्सर हमसे संवाद करते थे और कहते थे कि कैसे इसमें परिवर्तन होगा। ये बात कहीं न कहीं हमारे दिमाग में बैठी थी। उस अपने विचार को लेकर मैं आपके पास लोक मंच से उम्मीदवार बनके मैं आया था। उसके संयोजक बने थे वहां के बहुत ख्यात और विद्वान प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विनोद सिंह, उनको संयोजक बनाया गया था। हम लोग चुनाव में भाग लिए और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, हम लोगों की कोशिश थी कि इसमें लोकतंत्र आए, बाहर के जो मतदाता बन जाते हैं उन पर रोक लगे। इसके लिए न्यायालय का भी सहारा लेना पड़ा और इसके ऊपर से जो चीजें आप लोगों ने किया, लोकतांत्रिक तरीका जो अपनाया, वो तो था ही, परंतु इसमें भारी अनियमितता थी और इस चुनाव में को बहुत जाल में फंसा के रखा गया था। वो आम आदमी से बहुत दूर कर दिया गया था। हमारे मन में हमेशा यही इच्छा होती थी कि आज संचालक महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय इस तरह बैठकर संवाद हो। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं कि सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में लोकतंत्र कायम हो गया। कोई अवैध मतदाता बनना बड़ा कठिन काम हो गया। ये सब काम आपकी जागरूकता से, आपके सावधान होने से हो गया। निश्चित रूप से इसमें शिक्षकों की बड़ी भूमिका है, परंतु शिक्षक की एक सीमा है। जब तक राजनेता हस्तक्षेप नहीं करते, तब तक वो काम पूरा नहीं होता है। इन्होंने, शिक्षकों ने मतदाता बना दिया। हमारे विपिन भाई कहा करते हैं कि अब हमारा काम समाप्त, अब समझे शत्रुघ्न बाबू और राजेश यादव समझे, माले के लोग समझे, सीपीआई के लोग समझे, सीपीएम के लोग समझे, अक्सर हमसे कहा करते हैं। तो हम लोगों को मिलजुल कर यह काम करना है। मित्रों, एक किसी वक्ता ने
हमारे मन की एक बात कही है कि मैं इस मिट्टी का व्यक्ति हूं। मेरी यही इच्छा थी कि सारण और चंपारण का ही कोई बेटा इसका प्रतिनिधित्व हमेशा करे। मैं न मेरी उम्र अनुमति देती है और न मैं इसमें विश्वास करता हूं, इस विचार का हूं। मैं गांधी लोहिया जयप्रकाश को मानने वाला हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता था। 74 के आंदोलन में मैं वहीं आपके बिहार के 2 बड़े साहित्यकारों के साथ मैंने 74 के आंदोलन में काम किया। एक बड़ा आपका उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेन, मैला आंचल का लेखक। दूसरा दरभंगा के नागार्जुन, कवि नागार्जुन, जो इंदिरा पर बड़ी प्रसिद्ध कविता गाते थे और नाचते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट के सामने। हम लोगों का प्रशिक्षण समाजवादी ढंग से हुआ था। तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं कि मैं ही हमेशा रहूं। लोकतंत्र कायम हो, यह रास्ता लोकतंत्र का आपने बना दिया है। अब इस पर मुझे विश्वास हो गया है कि सारण और चंपारण का ही कोई बेटा इसका प्रतिनिधित्व करेगा। इसका दूसरा कारण भी है। एक बात मैं बताता हूं आपको। आपकी भाषा भोजपुरी है। सारण और चंपारण के लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। मैं बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का निदेशक हुआ। देश के बड़े विद्वान यहां पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो 5 आदमी इस राज्य के वामपंथी बने थे मुंगेर में, उस समय आजादी के पूर्व जब वामपंथी पार्टियों पर प्रतिबंध था, महापंडित राहुल सांकृत्यायन भी वामपंथी थे। बहुत बड़े असहयोग आंदोलन के नेता थे और 150 पुस्तकों के लेखक थे। सामान्य आदमी की मैं बात नहीं कर रहा। रूस में प्रोफेसर थे, लंका में प्रोफेसर थे। वे चाहते थे कि सारण और चंपारण की जो भोजपुरी है, उसका जो सबसे बड़ा नाटककार है भिखारी ठाकुर, जिसके नाटकों की धूम बनारस से लेकर कलकत्ते तक मची हुई थी, और इस राज्य का प्रथम शिक्षा सचिव जगदीश चंद्र माथुर, देश का बड़ा नाटककार, जिसकी प्रशंसा करता था, जिसके नाटकों को, और आज जो वीर कुंवर सिंह पार्क है उसी में भिखारी ठाकुर का लौंडा नाच कराया था और उसने पुस्तक लिखी थी परंपराशील नाट्य। आज उस पुस्तक को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाया जाता है। राजेंद्र कॉलेज का उस समय का मशहूर प्राचार्य, जिसने भोजपुरी का राष्ट्रीय गीत, जिसे गांधी जी सुना करते थे, फिरंगिया का लेखक, कहता है ये हमारा शेक्सपियर है भिखारी ठाकुर। और राहुल सांकृत्यायन ने गोपालगंज में 1947 में कहा था कि भिखारी ठाकुर हमारा अनगढ़ हीरा है। 3 विद्वानों का मैंने नाम लिया। उस भिखारी ठाकुर के संबंध में, उस भोजपुरी के संबंध में, उस भोजपुरी भाषा के विकास के लिए 36 साल में उच्च सदन में कभी आवाज नहीं उठी। मैंने भिखारी ठाकुर जिन जिन बातों की तरफ 1947 में दुनिया के बड़े विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने भोजपुरी प्रदेश के लोगों के बारे में कहा था, वो काम बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का निदेशक रहते हुए मैंने किया। सदन में 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मैंने, जब सदन चलता है भोजपुरी भाषा पर कोई न कोई प्रश्न हमारा रहता है। केंद्र के मंत्री से, शिक्षा मंत्री से मैं मिला और मैंने कहा कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में आपको शामिल करना चाहिए। जंतर मंतर पर सैकड़ों बार मैंने प्रदर्शन किया, धरना दिया।
ये काम इस मिट्टी का ही कोई आदमी कर सकता है, बाढ़ बढ़ैया का आदमी नहीं कर सकता। आपने जिस मकसद से अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया था, वो उच्च सदन की गरिमा के अनुकूल, उच्च सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल मैंने काम किया। इसके साथ यहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है चंपारण का, पश्चिमी चंपारण का, पूर्वी चंपारण का, उस पर मैंने बार बार सदन का ध्यान आकृष्ट किया, माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया कि अगर पश्चिमी चंपारण को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा तो दुनिया की दृष्टि इसके सौंदर्य पर पड़ेगी, इसकी खूबसूरती पर पड़ेगी, इसके जो धरोहर है, इसका जो जंगल है, इन सारी बातों पर जब आप नेट को खोलेंगे बिहार विधान परिषद के सब दिखाई पड़ेगा। इसके साथ मैंने शिक्षकों की जितनी समस्याएं हैं सब पर मैंने प्रश्न किया है। इसे सदन की कार्यवाही में देखा जा सकता है। हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक, अतिथि शिक्षक जिन्हें 25,000 रुपया मिलता था, मैंने प्रश्न किया पूरे बिहार के शिक्षकों को 1 महीने के अंतर्गत 50,000 रुपया मिलने लगा, वो आज भी मिलता है। इस पश्चिमी चंपारण में विद्यालयों को देखने के क्रम में, क्षेत्र भ्रमण के दरमियान मैंने देखा कि हरिजन विद्यालय लिखा हुआ। मैंने इस पर प्रश्न किया, मैंने कहा कि यह हरिजन शब्द गैर संवैधानिक है और 70 साल में इस पर किसी की निगाह नहीं गई, ये हमारा दुर्भाग्य है। और 36 साल में भी किसी की निगाह नहीं गई, जानी चाहिए थी। मैंने सदन में प्रश्न किया, कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में फैसला लिया गया कि हरिजन शब्द की जगह पर अनुसूचित जाति विद्यालय रखा जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जिस प्रतिनिधि को भेजा था उसके सोच और चिंतन की जानकारी इससे आपको मिलती है। आप हमारे उस वक्तव्य को निकाल के देख सकते हैं। हाल ही में शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए मैंने यहां आने के पूर्व, आपके आने के पूर्व सदन में मैंने अपना वक्तव्य दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री के वक्तव्य में हस्तक्षेप किया कि वीरेंद्र नारायण यादव ने, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो आधुनिक लोग हैं, वे लोग चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। मजदूर का बेटा, मंत्री का बेटा, प्रोफेसर का बेटा, ब्यूरोक्रेसी का बेटा सब एक साथ पढ़ें। अनिल सदगोपाल के साथ देश के बड़े शिक्षा प्रेमी हैं, शिक्षा पर काम करने वाले हैं, और अनिल सदगोपाल शबाना आजमी के साथ अपने सरकार के खिलाफ समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए पटना की सड़कों पर शबाना आजमी, देश की मशहूर कलाकार अनिल सदगोपाल और हम लोगों ने जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और केंद्र पर भी दबाव बनाया। आज भी हमारा वो आंदोलन चलेगा। इसलिए ये हमारी दृढ़ मान्यता है कि जो राज्य, जो समाज, जो सभ्यता अपनी शिक्षा के महत्व को नहीं समझेगी, शिक्षकों के महत्व को नहीं समझेगी, वो देश का, समाज का, संस्कृति का, सभ्यता का विकास नहीं कर सकती। वैसे समाज का निर्माण नहीं करना है, वैसे विचार का निर्माण नहीं करना है जो विचार गांधी को गोली मारने की प्रेरणा देता है। उस तरह के समाज को बनाना नहीं है। आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। आप कभी कभी कहते हैं कि
फलाना का संगठन बड़ा मजबूत है। संगठन मजबूत किसी का हो सकता है, परंतु उसके विचार क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, केवल सत्ता प्राप्त कर लेना राजनीतिक पार्टियों का लक्ष्य नहीं होता है। मैं थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। एक बात मैं अपने देश की संस्कृति के बारे में, आजादी की बात हमको याद आ गई, मैं उसको कह देना चाहता हूं आज। इससे आपको पता चलेगा कि आज की जो सत्ता है उसके सोच और चिंतन में कितना अंतर है। एक पुस्तक है अभी ना निकले जो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और जब देश आजाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। 3 व्यक्ति थे, बड़े राष्ट्रीय स्तर के 3 व्यक्ति थे। एक तो आजाद साहब थे, दूसरे नेहरू थे, तीसरे गांधी थे। विचार और सिद्धांत क्या कराता है, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आजाद चाहते थे कि अंग्रेजों की, जापान और जर्मनी की जो मित्र सेना है, अंग्रेजों को मदद करना चाहिए और आजादी ले लेनी चाहिए। वो चाहते थे कि हमारी देश की आजादी किसी तरह मिल जाए, ये चाहते थे आजाद। गांधी चाहता था कि हम बुद्ध का देश है, करुणा का देश है, प्रेम का देश है, वसुधैव कुटुंबकम का देश है। हम किसी तरह की हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे। आजादी मिले या नहीं मिले, दुनिया में शांति रहनी चाहिए, ये गांधी चाहता था। नेहरू चाहते थे कि हिटलर से, लोकतंत्र के खिलाफ है हिटलर, और दुनिया में लोकतंत्र आना चाहिए। तो जवाहर चाहते थे कि अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए, वे हमें आजादी दे या न दे या बाद में दे। ये सिद्धांत था तीनों नेताओं का। और एक सिद्धांत था कि गांधी को गोली मार दो। तो आप किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? गांधी का अहिंसक हिंदुस्तान, नेहरू का लोकतांत्रिक हिंदुस्तान, आजाद का देशभक्त हिंदुस्तान। तीनों के पास विचारधारा थी, सिद्धांत था। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अंबेडकर, ये विचारों से लैस लोग हैं। इनके सामने विचार है, सिद्धांत है। देश को सुंदर और खूबसूरत बनाने का सपना है, दुनिया को भी सुंदर और खूबसूरत बनाने का सपना। केवल अपना नहीं, पूरी दुनिया को सुंदर और खूबसूरत बनाने के सपने हैं। और यही हमारी अपनी पूंजी है। आज जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, मोदी और शाह, न देश में शांति चाहते हैं, न दुनिया में शांति चाहते हैं, ये केवल सत्ता चाहते हैं। आपको अगर ऐसे लोग पसंद हो और दुनिया अगर इससे खूबसूरत और सुंदर बन सकती है, तो आपके चयन करने का प्रश्न है, निर्णय लेने का प्रश्न है, संविधान का प्रश्न है, लोकतंत्र का प्रश्न है, देश की गरीबी का प्रश्न है, देश की बेरोजगारी का प्रश्न है, देश के भाईचारे का प्रश्न है। ये तमाम मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं। देश का जर्रा जर्रा चिल्ला चिल्ला के आज कह रहा है कि देश को बचाना है। असंवैधानिक ताकतों से, सांप्रदायिक ताकतों से देश का जर्रा जर्रा चिल्ला रहा है, आपसे प्रश्न कर रहा है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सही ढंग से नहीं दिया तो देश बर्बाद होगा, दुनिया में बदनाम आप होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी राजनीतिक बात समाप्त करता हूं। अब सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव बड़ा छोटा काम है, सामान्य काम है। इसमें जो गड़बड़ी थी वो समाप्त हो गई है। आपसे अपील करूंगा कि 31 तारीख को आप मतदान केंद्र पर जाएं और वहां सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का भी चुनाव होगा, उसका भी बूथ रहेगा। उसमें भी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, उनके साथ भी रहना है। और जो
सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होगा, उसका भी मतदान केंद्र अलग होगा। आप अपने मतदान केंद्र का चयन करके और वहां रखी हुई कलम से आप प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव के नाम के सामने ऊपर से नीचे जो कोष्ठक बना है उसमें एक लकीर खींचनी है। यही काम करना है आपको। इसमें आप सावधान रहेंगे। हमारे शिक्षक मित्र जिनकी बड़ी भूमिका है, जिनके ऋण को मैं चुका नहीं सकता हूं, हमारे इस अभियान में बड़ा काम किया है उन्होंने, उनसे मैं अपील करूंगा कि इसका प्रचार प्रसार खूब होना चाहिए। 17 में बहुत अवैध मत हो गए थे, वो सारे मत हम लोगों के थे। लोगों ने टिक मार दिया था, लोगों ने हिंदी में 1 लिख दिया था, लोगों ने तीर छाप बना दिया था, लोगों ने लालटेन छाप बना दिया था। इन सब चीजों से अगर आप करेंगे तो मत अवैध हो जाएंगे। आप ऐसा न करें, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमको जिस व्यक्ति से पाला पड़ा है, अभी हमको टेलीफोन से कुछ देर पहले कहा गया कि एक हमारे वे चाहते हैं कि महागठबंधन के वोट का जो समीकरण है उससे उस समीकरण का से हर एक आदमी को मैं चुनाव लड़ा दूं। फाउल गेम खेलने के वो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। हम लोग भाई लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सहज भाव से जनता जिसको चाहे वो जनप्रतिनिधि होगा, जनता की सेवा करेगा। इस सेवा भाव से काम होता है। पूरे बिहार के बाहुबलियों को इकट्ठा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है, जिनका मकसद हिंसा में है। जिन प्रत्येक हमारे सत्र 11 के पहले हर चुनाव सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का हिंसक हुआ है। हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग अपने लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाते नहीं हैं। आप हमसे विजयपुर में गया था, विजयपुर गोपालगंज जिले का उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। वहां एक विजय सिंह जेल में बंद है। उनके बड़े भाई ने हमसे कहा कि आप ही की तरह कोई आदमी आया था, हमको AK-47 पहली बार ला के दिया था और 24 घंटा गोली चली। और उसके बाद से एक क्वींस कॉलेज बनारस में पढ़ने वाला लड़का जिंदगी भर जेल में रहा। उसके कारण से 10 नट जात के लोग मारे गए। गौरी और मुकुल 2 बड़े कलाकार सिवान के, उसमें गौरी के पति मुकुल को मारा गया। इन तमाम इस परिदृश्य को देखते हुए मैं आपसे अपील करूंगा कि आपको जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और भी अन्य कारणों से सारे प्रलोभन दिए जाएंगे। इन सब चीजों से लोकतंत्र को बचाने का प्रश्न है, चुनौती है आपके सामने। इन्हीं बातों के साथ इतने देर तक आपने सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर संवाद किया, बहस किया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग किसी बेकार काम में लगे हैं। हम लोग इससे दुनिया बनती है, देश बनता है, समाज बनता है। इसी काम के लिए आप आए हैं और आप आए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको प्रणाम करते हुए मैं यह भी कह दूं कि अब मुझे पश्चिमी चंपारण में आने का समय नहीं मिलेगा। मैं जिस पार्टी का उम्मीदवार हूं उसके अध्यक्ष बैठे हुए हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनसे निवेदन मैं करूंगा कि यहां समन्वय समिति बनाकर, भाई पहले के महागठबंधन में और आज के महागठबंधन में थोड़ा सा अंतर है। आज हमको लाल रंग का भी समर्थन प्राप्त हो गया है। इसके पहले लाल रंग का समर्थन, वामपंथी भाइयों का समर्थन नहीं प्राप्त था। हालांकि उन लोगों ने हमें मतदान किया था हमारे पक्ष में, मैं जानता हूं। एक समन्वय समिति बनाकर हम अधिक से अधिक मतदाता मतदान केंद्र पर कैसे चले जाएं, शिक्षक साथियों से और महागठबंधन के सारे साथियों से निवेदन और प्रार्थना करते हुए मैं
पश्चिमी चंपारण में हो सकता है कि 31 तक आने का मुझे समय न मिले। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार और आऊं, आप अपने हाथ में इन सब चीजों को देखेंगे, करेंगे। एक इस लोकतंत्र जो बड़ी मेहनत और परिश्रम से इस ऊंचाई को हम लोगों ने प्राप्त किया है, उसकी रक्षा करेंगे। आप सबको प्रणाम। सर, वरीयता के संदर्भ में 2 शब्द बोला जाए।